सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 5 औरतों ने बदली दुनिया का आगे का प्रकरण वर्तमान समय में शिक्षा और महिला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम उस काम को काम नहीं माना जाता। घरेलू काम जो कि महिलाएं अब पूरा दिन करती हैं और इसका काम को करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा कि घर के कामों के अलावा अगर हम घर के बाहर के कामों को देखें तो कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हमने चित्रों के माध्यम से पढ़ा था, जैसे कि किसान, मिल मजदूर, वैज्ञानिक, पायलट आदि ऐसे कई काम हैं जिनमें ऐसा समझा जाता है कि पुरुष ही इन कामों को अधिक कर सकते हैं। इसका कारण कि महिलाओं को अवसर ही कम दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे भारत में ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं भी बनाई गई हैं जिसमें कि लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है। और ज़्यादातर परिवारों में क्या है कि स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि घर के काम करो और आपको शादी करनी है, यानी शादी ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। तो इस तरह से भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है, असमानता दिखाई देती है। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए और समानता को प्राप्त करने के लिए कई स्त्रियों ने कई संघर्ष किए। हमने ऐसी ही स्त्रियां जैसे कि रमा देवी, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने राजसुंदरी देवी की कहानी पढ़ी थी और हमने रुकैया सखावत हुसैन की कहानी भी पढ़ी थी। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने लिए नए अवसर भी निर्मित किए। इन महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए और असमानता के उनके साथ हुए अनुभवों का वर्णन किया, कहानियाँ लिखी, पत्र पत्रिकाएं और आत्मकथाएं भी लिखी। तो राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी, इसी स्थिति के ठीक विपरीत वर्तमान समय में भारत में बहुत सी लड़कियां स्कूल तो जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी बहुत सारी लड़कियां गरीबी के कारण, शिक्षण की सुविधाओं का अभाव होने के कारण और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है और इस जनगणना में पूरे देश की जनसंख्या गिनी जाती है। कितने पुरुष हैं भारत के अंदर, कितनी महिलाएं हैं, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं। तो इस तरह से उन जनसंख्या गिनी जाती है। इससे भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे कि उनकी आयु, उनकी पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि, इन सब की जानकारी इकट्ठी की जाती है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या, कि भारत में कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं और कितने हैं जो अशिक्षित हैं। ऐसे ही स्त्री और पुरुषों का अनुपात। तो 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का 40%
शिक्षित भाग था। यानी अगर हम सारे लड़कों और पुरुषों को देखें तो 1961 की जनगणना के अनुसार केवल 40% पुरुष ही पढ़े लिखे हुए थे, यानी कि वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। तो इस तरह से 40% लोग सिर्फ वो भी पुरुष पढ़े हुए थे, लेकिन इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। तो देखो कितना अंतर था पुरुषों में और महिलाओं में। और 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों या पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65% हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो कि पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि पहले 40% पुरुष पढ़े हुए थे और अब हैं वो पुरुष 82% हैं। और लड़कियां कितनी पढ़ी हुई थी? सिर्फ 15%। और अब इन्हीं लड़कियों की जो संख्या है, उनका प्रतिशत है, वो 65% हो गया है। तो यानी कि इनका अनुपात तो बढ़ गया है जो कि पढ़ लिख सकते हैं या जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी स्त्रियों और पुरुषों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है और इनके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे भारत के अंदर कई विद्यार्थियों को, कुछ बालकों को अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते, वो उन्हें बीच में ही विद्यालय छोड़ना पड़ता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। तो देखिए नीचे एक आपको तालिका दिखाई दे रही है। कैसे इसमें पहले तो दिखाया है स्कूल का स्तर कि कौन सा स्कूल है, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक। फिर इसमें दिखाया है सभी लड़के और लड़कियां, और फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां। तब जब हम ये देखते हैं तो इसमें सभी लड़के और लड़कियां जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो देखिए प्राथमिक कक्षा में लड़के हैं 4.36% और लड़कियां हैं 3.38%। और ऐसे ही अनुसूचित जाति के लड़के जब हम देखते हैं तो 4.71, लड़कियां हैं 4.20। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो लड़के हैं 7.02% और लड़कियां हैं 6.84%। तो इस तरह से अगर हम इस तालिका को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि इसमें सब लड़कियां, यानी सारी लड़कियां, जो इनका प्रतिशत है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों, इनका प्रतिशत है वो अधिक है। यानी कि आदिवासी और दलित या मुस्लिम वर्ग के जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत अधिक है जो अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम इस सारणी को अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर देखेंगे तो यहाँ भी इन्हीं लड़कियों का जो प्रतिशत है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा, और माध्यमिक स्तर की भी बात करेंगे तब भी हमें सब लड़कियों से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का प्रतिशत अधिक दिखाई देगा। तो देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। अगर हम सब बच्चों की बात करते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.03% बच्चे हैं वो अपनी स्कूली शिक्षा है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर ये देखिए कि शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब हम इन तीनों स्तर को देखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा माध्यमिक स्तर पर बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, 17.06%। तो देखिए कि आपके विचार में एक प्रश्न बनता है कि आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के और लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। तो चलिए इसी प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं। संभवतः
हमने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया कि सब लड़कियों की श्रेणी में उनकी तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम होती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों को की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना इनसे भी कम है और भी कम होती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष ही रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। तो इस तरह से देखिए आगे कि यहाँ एक प्रश्न था कि आदिवासी लड़के और लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। तो देखिए इसके कई कारण हैं कि देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना तो उचित स्कूल होते हैं और ना ही शिक्षक होते हैं। यदि विद्यालय के आसपास घर ना हो तो लाने ले जाने के लिए किसी भी साधन जैसे कि बस या वैन आदि की व्यवस्था भी नहीं होती, और ये व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, और ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। यानी कि अगर गरीब परिवार में एक लड़का और एक लड़की है और उनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सके, तो उसमें से वो परिवार क्या करेगा, सबसे पहले लड़के को प्राथमिकता देगा कि लड़के को विद्यालय भेजेगा। तो इसीलिए बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। देखो बच्चों, आपको याद होगा हमने अध्याय 1 समानता में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। ये एक लेखक हैं और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जूठन, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जूठन। और इसमें ये क्या थे कि एक दलित वर्ग से थे। इन्हें विद्यालय में क्या है, बहुत अन्य बच्चों से बहुत दूर बिठाया जाता था, और वो भी ज़मीन पर बिठाया जाता था, और कभी कभी तो इन्हें कक्ष से दरवाजे से भी काफ़ी दूर बाहर बैठना पड़ता था, जिससे कि इन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। और जो विद्यालय के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो उनसे पूरे स्कूल में और खेल के बहुत बड़े मैदान में उनसे झाड़ू लगवाते थे, जब उनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 4 वर्ष की थी, और ये इनकी उम्र से बहुत अधिक काम होता था, जिससे इनकी कमर दर्द करने लगती थी, पूरा जो सिर है वो मिट्टी से भर जाता था। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी अपने जीवन में है इस भेदभाव का सामना किया था। तो इन्हीं की तरह बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इस भेदभाव के चलते अपनी स्कूली शिक्षा या अपने आगे का अध्ययन है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसके बाद देखिए आगे कि ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 2014 में ये एक अभियान शुरू किया गया था बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके बाद देखिए कि आगे एक सारणी और है, यहाँ ये प्रतिशत का दर दिया हुआ है, और इधर हमें बताना है लड़के और लड़कियों के बारे में। जैसे कि सभी लड़के हैं वो 4.6% हैं, 4.36% हैं जो कि अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर हम अनुसूचित जनजाति के लड़कों की बात करें तो 7.02% लड़के अपनी स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर दंडारेख के रूप में दर्शाइए। 2 आंकड़े आपके लिए यहाँ दिखाई गए हैं, यानी सभी लड़के दिखा दिए और अनुसूचित जनजाति के लड़के दिखाए। तो हम देखते हैं अनुसूचित जाति के लड़के जो कि प्राथमिक स्तर पर अपनी शिक्षा है वो बीच में छोड़ देते हैं, तो उनका जो प्रतिशत है वो है 4.71, यानी इन सभी लड़कों से अधिक है। तो यहाँ पर ऐसे
4.71 आ जाएगा, इससे थोड़ा अधिक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि महिला आंदोलनों की। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार प्राप्त है। अगर हम वर्तमान भारत की बात करते हैं तो अब महिलाओं को और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। जैसे कि हमने अभी पहले 3-4 कहानियाँ पढ़ी, उनमें लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। और शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति अब बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं और इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी इन महिला आंदोलनों का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इनसे उनमें चेतना जागृत करने, अपने साथ हो रहे भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग किया गया है। और इनकी कुछ झलकियां हम आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अभियानों के दौरान क्या है कि नए कानून भी बनते हैं। जैसे कि 2006 में एक कानून बना था जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यानी कि 2006 में घरेलू हिंसा के खिलाफ एक कानून बनाया गया। इसके बाद ठीक इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में, जैसे स्कूल, कॉलेज में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। तो देखो कि यौन प्रताड़ना से यहाँ अर्थ है किसी भी बालिका या महिला के साथ उसकी इच्छा के बिना उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसके साथ उसे गंदे इशारे करना, इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो यौन प्रताड़ना कहलाती है। और इन्हीं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1997 में एक कानून बनाया गया था। इसके बाद आगे देखिए, एक और उदाहरण अगर हम देखते हैं तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था या उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। तब महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। और ऐसे ही ये यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये है सत्या रानी। ये महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य हैं। दहेज के लिए इनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया था। तो अपनी बेटी के मामले में ये न्याय मांगने के लिए काफ़ी लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और उस मुकदमे की जो कानूनी फाइलें हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं और उन फाइलों के साथ ये गिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हैं। तो इसी तरह से ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जागरूकता बढ़ाना, कि औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। यानी कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना। गीतों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं। उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद है विरोध करना। ये भी एक
महिला आंदोलन का ही प्रमुख कार्य होता है। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून या नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। देखो, उल्लंघन का मतलब है कि किसी भी कानून को ज़बरदस्ती या जानबूझ करके तोड़ना या खुले रूप में किसी का अपमान करना, तब हम उसे कह सकते हैं कि उल्लंघन किया गया। तो ऐसे ही किसी कानून का अगर उल्लंघन होता है तो ये जो महिला आंदोलन है वो आवाज़ उठाते हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और ये रैलियां और प्रदर्शन बहुत ही असरकारक तरीके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बंधुत्व व्यक्त करना, यानी भाईचारा दिखाना। न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा होती हैं। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इस दिन दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो पूरे विश्व की महिलाएं 8 मार्च को इकट्ठा होती हैं और अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्षों को वो याद करती हैं। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच यही बंधुत्व प्रदर्शित करने के लिए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। इसके बाद आगे देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे इसमें सभी महिलाएं एक साथ हैं, अपने हाथों को ऊपर उठा रखा है और अपने अधिकारों के लिए मांग करती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ है वो पूरा होता है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।